सोचिए जरा 17वीं सदी का मुगल साम्राज्य, ताजमहल की शान, शाहजहां का आलीशान दरबार और एक ऐसी सल्तनत जो दुनिया की सबसे अमीर थी। पर तब क्या हो जब कोई बाहर से आए और इस पूरी चमक धमक के पीछे की हकीकत को देखे। आज हम फ्रांसवा बर्नियर की नज़रों से मुगल भारत की एक ऐसी ही पड़ताल करेंगे। एक ऐसी नज़र जो भले ही आलोचना से भरी थी, पर अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भी। और यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा के दिल में है। देखिए, बर्नियर कोई आम टूरिस्ट नहीं थे। वो एक डॉक्टर थे, एक स्कॉलर थे और एक ऐसे इंसान थे जिनकी पहुंच मुगल दरबार के सबसे अंदरूनी हिस्सों तक थी। उन्होंने जो कुछ भी देखा और लिखा, उसने यूरोप के जहन में भारत की एक ऐसी तस्वीर बना दी जो सदियों तक कायम रही। तो चलिए, आज उनकी आंखों से उस दौर के हिंदुस्तान को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फ्रांसवा बर्नियर थे कौन और वो उस समय हिंदुस्तान में कर क्या रहे थे। क्योंकि देखिए, उनका बैकग्राउंड जाने बिना हम उनके नज़रिए को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे। तो बर्नियर पेशे से एक डॉक्टर थे, और पता है यही चीज उन्हें बहुत खास बनाती थी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ दवा दारू में नहीं थी। वो समाज, सियासत और इकोनॉमी को बहुत गहरी नजर से देखते और परखते थे। और उनके इसी पेशे ने उन्हें मुगल दरबार के सबसे ताकतवर लोगों, यहाँ तक कि शाही खानदान के भी करीब ला दिया। इससे उन्हें वो जानकारी मिली जो किसी दूसरे विदेशी के लिए सोच पाना भी नामुमकिन था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। बर्नियर भारत में एक ऐसे वक्त पर पहुंचे जब मुगल सल्तनत में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान आया हुआ था। उन्होंने शाहजहां के बेटों के बीच तख्त के लिए हुई खूनी लड़ाई को अपनी आंखों से देखा। औरंगजेब के शुरुआती सबसे अहम सालों में वो वहीं दरबार में ही मौजूद थे। मतलब ये कोई शांत दौर नहीं था, और बर्नियर ने सब कुछ दर्ज किया। चलिए, अब उस चीज की बात करते हैं जिसने बर्नियर को सबसे ज्यादा हैरान किया, और वो थी मुगल दरबार की सियासत। ये कोई मामूली राजनीति नहीं थी दोस्तों। ये सत्ता के लिए एक बेरहम और जानलेवा खेल था जिसका कोई नियम ही नहीं था। बर्नियर की कही ये बात सीधे सीधे मुगल पॉलिटिकल सिस्टम की उस सबसे बड़ी कमी पर उंगली उठाती है जिसने उन्हें चौंका दिया था। यूरोप में जहां तख्त का वारिस कौन होगा इसके नियम तय थे, वहीं यहां कोई पक्का कानून नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि जब भी कोई बादशाह बूढ़ा होता या मर जाता, उसके बेटे गद्दी के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। तो ये सिलसिला चलता कैसे था? ये एक बहुत ही विनाशकारी प्रक्रिया थी। हर शहजादे को तख्त के लिए लड़ना ही पड़ता था, जिसकी वजह से पूरे साम्राज्य में सिविल वॉर छिड़ जाती थी। और आखिर में जो जीतता था वो सिर्फ बादशाह नहीं बनता था, वो अपने सभी भाइयों और हर उस इंसान को रास्ते से हटा देता था जो भविष्य में उसे चुनौती दे सके। इसी वजह से ये साम्राज्य हमेशा एक अस्थिरता के दौर में रहता था। और इस क्रूर खेल का सबसे बड़ा, सबसे लाइव एग्जाम्पल था शाहजहां के बेटों के बीच की जंग, जिसे बर्नियर ने बहुत करीब से देखा था। एक तरफ थे पढ़े लिखे और नर्म मिजाज के दारा शिको, तो दूसरी तरफ थे चालाक और कट्टर सेनापति औरंगजेब। ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। और इस जंग का अंजाम बेहद क्रूर। औरंगजेब ने न सिर्फ अपने भाइयों को हराया और मार डाला, बल्कि अपने ही पिता बादशाह शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। बर्नियर के लिए ये इस बात का पक्का सबूत था कि मुगल सियासत साजिशों और हिंसा से भरी थी, जहां सत्ता की भूख के आगे खून के रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते। दरबार के इस खूनी खेल से हटकर बर्नियर ने अपनी नज़र साम्राज्य की बुनियाद पर डाली, यानी वहां की जमीन और उस पर रहने वाले आम लोगों की हालत पर। और वहां उन्होंने जो देखा वो भी कुछ कम परेशान करने वाला नहीं था। ये बर्नियर की सबसे जरूरी आर्थिक टिप्पणियों में से एक है। उनके मुताबिक मुगल साम्राज्य की लगभग सारी जमीन का मालिक खुद बादशाह था। अमीरों को जो जमीन मिलती थी वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उसे जागीर कहते थे। मतलब कुछ समय के लिए जमीन से टैक्स वसूलने का हक, न कि मालिकाना हक। और बर्नियर के हिसाब से यही सिस्टम साम्राज्य की सारी आर्थिक समस्याओं की जड़ था। तो इसका असर क्या हुआ? बर्नियर का तर्क था कि जब किसान को या जागीरदार को, दोनों को पता हो कि ये जमीन कल उनके पास नहीं रहेगी, तो कोई उसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट क्यों करेगा? किसान बस गुजारे लायक उगाता और जागीरदार जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़ने की कोशिश करता। नतीजा, खेतीबाड़ी का विकास रुक गया और गांव के गांव गरीबी में डूबते चले गए। और बर्नियर ने बार बार इस सिचुएशन को यूरोप से कंपेयर किया।
उन्हें लगता था कि यूरोप में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो किसानों को ज़्यादा सुरक्षा और बेहतर जिंदगी देता है। लेकिन यह एक बात समझना ज़रूरी है कि बर्नियर यूरोप को एक आदर्श की तरह देख रहे थे और उसी चश्मे से हिंदुस्तान को जज कर रहे थे। उनकी नज़र में इंडिया का सिस्टम हर तरह से पिछड़ा हुआ था। जमीन की हकीकत और सियासत की इस बेरहमी, इन सब ने मिलकर एक ऐसा समाज बनाया जो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ बेइंतहा अमीरी थी और दूसरी तरफ भयानक गरीबी। बर्नियर ने जब दिल्ली और आगरा जैसे मुगल शहरों को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शानदार महल, अमीर सौदागर और ऐशो आराम में डूबा शाही तबका। इन शहरों को देखकर तो ऐसा ही लगता था मानो ये दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। लेकिन जैसे ही इन चमक दमक वाले शहरों से बाहर कदम रखो, तस्वीर एकदम पलट जाती थी। बर्नियर ने देहाती हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर खींची जहां आम लोग, किसान और मजदूर बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे और लगातार उनका शोषण होता था। शहरों की ये चमक गांव के अंधेरे को छिपा नहीं पा रही थी। और यहीं आकर बर्नियर को मुगल इंडिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास दिखा। एक तरफ तो भारत के कारीगर दुनिया में बेस्ट थे, यहाँ का कपड़ा पूरी दुनिया में बिकता था और विदेशों से सोना चांदी जहाज़ों में भर भर के आ रहा था। लेकिन ये सारी दौलत जा कहाँ रही थी? बस कुछ गिने चुने अमीरों और बादशाह की तिजोरी में। और जो आम आदमी इस दौलत को पैदा कर रहा था, वो खुद गरीबी में जीने को मजबूर था। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आज हम बर्नियर के काम को आखिर कैसे देखें? चलिए उनकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। बर्नियर ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो यूरोप में ज़बरदस्त हिट हुई। और इस किताब ने यूरोप में इंडिया की एक ऐसी इमेज बना दी जो सदियों तक लोगों के दिमाग में छपी रही। एक अमीर लेकिन बिखरा हुआ, तानाशाही और ठहरा हुआ समाज। लेकिन बर्नियर को पढ़ते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनका काम एक आईने जैसा तो है, पर यह आईना थोड़ा टेढ़ा है। वो एक बाहरी शख्स थे जो हर चीज़ को अपने यूरोपियन चश्मे से, एक तरह की सुपीरियॉरिटी से देख रहे थे। उन्होंने भारत को प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिक्स्ड लॉज और पॉलिटिकल सिस्टम के यूरोपियन पैमानों पर तौला, और जाहिर है उन्हें भारत कमज़ोर और पिछड़ा ही लगा। तो आखिर में बर्नियर को कैसे समझा जाए? शायद एक ऐसे आईने की तरह जो मुगल साम्राज्य की शान और शौकत के साथ साथ उसकी उन गहरी दरारों और कमियों को भी दिखाता है जिन्हें दरबारी इतिहासकार अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे। ये एक ज़रूरी तस्वीर है, भले ही ये पूरी तरह से निष्पक्ष न हो। और इसी सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहाँ ख़त्म करते हैं। बर्नियर की कहानी में कितनी हकीकत है और कितना उनका अपना नज़रिया, उनका अपना पूर्वाग्रह। बर्नियर का अकाउंट हमें मुगल इंडिया की एक अनमोल झलक तो देता है, पर साथ ही ये भी याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा लिखने वाले के नज़रिए से ही देखा और समझा जाता है।